आज अपन समझेंगे कि महंगाई बढ़ती क्यों है और महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी दर क्यों कम होती है और सरकार एक सीमा तक महंगाई को क्यों प्रोत्साहित करती है। देखो, महंगाई बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। यानी जो अपनी वस्तु और जो सेवा होती हैं उसकी यदि कीमत में वृद्धि होती है उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, उसको महंगाई बोलते हैं, है ना। ये महंगाई क्यों, किस कारण से बढ़ सकती है? देखो, महंगाई दो ही कारणों से बढ़ेगी, या तो मांग के कारण या आपूर्ति के कारण। मांग के कारण कैसे बढ़ेगी कि यदि अपन, जैसे कोई वस्तु है, उसको 100 वस्तुएं हैं, और इनकी प्रत्येक की मूल्य 10-10 रुपये है। 100 वस्तुएं हैं, प्रत्येक का मूल्य 10 रुपये है। इसको खरीदने वाले मान लो 2 लोग हैं, तो दोनों ने कीमत लगाई। एक ने बोला कि इसकी टोटल कीमत 1000 रुपये हो गई ना, 100 वस्तुओं की 10-10 की 1000 रुपये कीमत हो गई। एक व्यक्ति बोल रहा है कि ये मुझे भी चाहिए और दूसरा बोल रहा है कि ये मुझे भी चाहिए, तो दोनों उसकी कीमत में वृद्धि करने लग जाएंगे। जैसे जैसे बोली लगाते हैं ना, उस टाइप से। तो पहला बोलेगा कि मैं इसको 1100 रुपये दे दूँगा, दूसरा बोलेगा कि मुझे चाहिए तो मैं इसको 1200 रुपये दे दूँगा। तो जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो जो बेचने वाला है वो और इसकी मांग बढ़ा देगा कि हाँ, 3 लोगों को यह वस्तु चाहिए, तो क्यों ना मैं इसकी मांग में मैं इसकी कीमत में वृद्धि कर दूँ, क्योंकि तीनों को ज़रूरत है और ज़रूरत के कारण कोई ना कोई एक तो खरीदेगा, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो इस कारण जब मांग में वृद्धि होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा, मान लो मांग में तो वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन पहले वस्तु 100 थी और अब 100 ही मांग जनरेट, 100 लोगों को चाहिए। अब क्या हो गया कि ये इसकी वस्तु की आपूर्ति कम होकर 50 ही हो गई है, तो मांग में कमी, मतलब मांग तो पहले की तुलना में ज़्यादा ही रहेगी ना। मांग तो 100 की है और वस्तु 50 की हो गई, तो अब दुकानदार क्या करेगा? इसको महंगा बेचना शुरू कर देगा, ताकि जो महंगा खरीद पाएगा उसी को वस्तु जाएगी ना, तो मतलब कीमत में वृद्धि होती जा रही है ना। तो यही मांग और आपूर्ति, इन दो कारणों से महंगाई बढ़ती है। देखो, मांग में बढ़ोतरी होगी, मांग में जैसे बढ़ोतरी हुई आपूर्ति कम हो जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी, कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो ये किस कारण हुआ है? मांग के कारण हुआ ना। तो इसको कौन सी मुद्रास्फीति बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिमांड साइड या डिमांड शॉक मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। डिमांड शॉक या मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। दूसरा, यदि आपूर्ति में बाधा हो गया, तो पहले वस्तु 100 थी तो 100 से कम होकर वो 50 हो गई, 50 हो गई, तो तुलनात्मक रूप से मांग तो भी बढ़ी हुई है ना, क्योंकि मांग तो 100 की है। तो मांग में वृद्धि हुई, मांग में जैसे वृद्धि हुई कीमत में वृद्धि हुई। तो ये सब किस कारण हुआ है? आपूर्ति में बाधा आने के कारण। तो इस मुद्रास्फीति को बोलते हैं आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। अब इसके कारण देखते हैं कि ये मांग में वृद्धि किस किस कारण हो सकती है। मुद्रास्फीति कारण तो देख लिया ना कि महंगाई 2 कारणों से बढ़ रही है, आपूर्ति और मांग के कारण। लेकिन मांग में क्यों वृद्धि हो रही है, इसका मूल कारण भी तो देखेंगे ना। देखो, जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है वो, उसमें मांग में वृद्धि किस कारण हो रही है। देखो, मेरे पास, मैं कोई भी चीज़ की मांग क्यों बढ़ाऊँगा? यदि मेरे पास रुपए अधिक आ गए ना, मेरी आय में वृद्धि हो गई, इसी कारण तो मैं ज़्यादा निवेश करूँगा, ज़्यादा धन खर्च करूँगा। ज़्यादा धन खर्च करूँगा तो ज़्यादा मेरी मांग होगी। तो यदि मेरे पास निजी उपभोग में वृद्धि करता हूँ तो मैं, और निजी उपभोग में वृद्धि कब करूँगा? क्योंकि मेरी जब आय में वृद्धि हो जाएगी, मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं ज़्यादा खर्च करने लग गया, है ना, मेरे निजी उपभोग में वृद्धि होगी। यदि सरकार द्वारा करों में कमी कर दी जाए, कोई वस्तु पहले 100 की थी और मेरे पास 100 रुपये आ रहे थे, मैं टैक्स दे के, मुझे टैक्स के द्वारा 10 रुपये सरकार को टैक्स देना पड़ रहा था, तो मेरे पास केवल 90 रुपये बच रहे थे। अब सरकार ने कर में कमी कर दी, 10 रुपये कर की जगह उसने 5 रुपये ले लिया, तो अब मेरे पास 100 में से 95 रुपये बच रहे हैं। तो मेरे पास मेरी आय में वृद्धि हुई ना। तो आय में वृद्धि, कर में कमी, दोनों निजी उपभोग में वृद्धि का कारण बनते हैं। दूसरा, एक सहज धनराशि होती है। पता है सहज धनराशि कौन सी होती है? जिसको अपन हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं। जब चुनाव होते हैं ना, तो जो रुपए आसानी से मिल जाते हैं लोगों को, उसको बोलते हैं सहज धनराशि प्राप्त होना। और ये जैसे लोगों को फ्री में रुपए मिले ना, तो वो जाके मांग में वृद्धि करेंगे, अधिक मांग जनरेट करेंगे। उसका परिणाम क्या होता है? महंगाई
बढ़ जाती है। इसी कारण जो फ्री बीज वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत हानिकारक होता है। अच्छा, दूसरा, एक तो निजी उपभोग में वृद्धि हो गई, यह कारण हो सकता है। और अच्छा, आपने सुना होगा कि सब गरीब हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये तर्क देते हैं कि अपन गरीब है, भारत में गरीबी है, तो क्यों न सरकार अधिक रुपए छाप कर लोगों में वितरित कर दे। आपको समझ में आ गया होगा कि उसका क्या परिणाम होगा। जैसे ही लोगों में अधिक रुपए वितरित कर दी तो उससे महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। तो यही कारण है, जब अपने पिछले टॉपिक में बताया था कि सरकार कुछ कारणों को, कुछ मानक तय करके रखती है कि रुपये अपने को कब छापना है। एक तो निजी उपभोग में वृद्धि के कारण मांग जनित होगी। दूसरा किस कारण हो सकती है, जब सरकार खुद खर्च करना लगेगी। सरकार जब खुद बाजार में रुपए छोड़ने लगेगी तो बाजार में रुपए में वृद्धि हो जाएगी ना। मान लो सरकार द्वारा कोई निवेश किया जा रहा है तो बाजार में रुपए में वृद्धि हो जाएगी। जैसे बाजार में रुपए में वृद्धि हुई, ये किसी ना किसी निजी व्यक्ति के हाथ में तो जाएगा ना। तो जैसे निजी व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो निजी उपभोग में वृद्धि हो जाएगी। तो सार्वजनिक वे कौन कौन सा देखते हैं, लोक कल्याणकारी नीति। सरकार कोई भी लोक कल्याणकारी नीति के थ्रू कोई खर्चा कर रही है, मार्केट में जो रुपए छोड़ रही है वो। या दूसरा, पेंशन पर व्यय करती है। सरकार जो पेंशन देती है ना, वो भी तो सहज धन राशि के रूप में होता है। पेंशन के कारण उनके पास जब रुपया आ गया, पेंशन के रुपये आ गए, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके मांग जनरेट करेंगे। मांग जनरेट करेंगे तो कीमत में वृद्धि होगी, कीमत में वृद्धि होगी तो अपनी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो सरकार के द्वारा इन दो कारणों से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। मूल कारण तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होने का मांग जनरेट हो जाना ही है ना। ये सभी कौन से कारण है, इनके कारण मांग में वृद्धि हो रही है ना। दूसरा, निर्यात में बढ़ोतरी हो गई। निर्यात में जैसे बढ़ोतरी हुई तो अपने पास रुपये आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रुपये मांग में वृद्धि करेंगे और मांग में वृद्धि करेंगे तो वही महंगाई बढ़ेगी। फिक्स्ड पूंजी का निर्माण, जो GFCF के बारे में मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, जब इसमें वृद्धि हो जाएगी यानी अवसंरचनात्मक रूप से वृद्धि हो जाएगी, लोगों के पास फिर उससे भी धन की वृद्धि होगी। जैसे धन आएगा तो वो मांग में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। ये 4 कारण है मांग के द्वारा मुद्रास्फीति को लाने का। अब दूसरा देखते हैं आपूर्ति जनित। आपूर्ति जनित में देखो, यदि आपूर्ति में किस किस कारण से बाधा आ सकती है। मैं 100 वस्तुओं का निर्माण कर रहा था, यदि श्रम की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, यानी जो मजदूरी लेने वाले लोग मजदूरी अधिक लेने लग जाएंगे, तो मैं आपूर्ति कम कर पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास पूंजी कम हो जाएगी। दूसरा, पूंजी की कीमत ही बढ़ गई। पहले मैं 100 रुपये खर्च सामान बनाने के लिए मुझे 1000 रुपये की पूंजी चाहिए होती थी। अब कच्चे माल में कीमतों में वृद्धि हो गई, इसके कारण मुझे 2000 रुपये चाहिए। अब 2000 रुपये चाहिए तो मेरे पास थे 1000 रुपये ही, तो मैं 100 की जगह केवल 50 वस्तुएं ही बना पाऊँगा। यदि अवसंरचनात्मकता की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, जैसे इसकी कीमत में वृद्धि होगी, मैं मेरा लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दूंगा और उसे आपूर्ति के कारण हो रहा है ना ये बाधा। उद्यमिता तथा नवाचार की कमी है। यदि उद्यमिता और नवाचार की कमी होगी तो मैं जो वस्तु सस्ता बना सकता था वो ही मैं महंगा बनाऊंगा ना, मेरे पास, क्योंकि नवाचार की कमी है। तो ये है आपूर्ति के कारण मुद्रास्फीति को लाने के कारण। अब एक होता है जो मोस्टली अवसंरचनात्मक होता है ना, जिसमें यदि कोई भी अवसंरचना में दोष होता है ना, जैसे किसी अवसंरचना क्या होती है, अवसंरचना में दोष के कारण महंगाई बढ़ेगी। कैसे कि क्योंकि आपूर्ति में बाधा आएगी है ना, आपूर्ति में बाधा आएगी तो उसका क्या परिणाम होता है, महंगाई बढ़ती है क्योंकि मांग अधिक हो जाती है। मांग में पहले एक बैलेंस बना रहता है। आपको पता होगा कि जब अपन इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी में वो अपन क्या करते हैं, जो संसाधन होते हैं, संसाधन और स्रोतों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन बना सके। और ये जब ये संतुलन बिगड़ जाता है ना तो ही मुद्रास्फीति आती है। अब देखते हैं फिलिप कोकर। देखो फिलिप कोकर क्या है,
देखो जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है ना, नहीं मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो इससे मांग बढ़ेगी, है ना। मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, आपूर्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। लोग अधिक पहले पहले 100 वस्तुएं बिक रही थी, अब लोगों को चाहिए 200 वस्तुएं, तो आपूर्ति बढ़ानी पड़ रही है। आपूर्ति बढ़ानी पड़ रही है तो अब 100 वस्तु अतिरिक्त 100 वस्तुओं के निर्माण के लिए अपने को मजदूर वगैरह चाहिए ना, तो अपने को नौकरी देनी पड़ेगी। नौकरी देंगे तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो इसी कारण सरकार एक सीमा तक मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, ताकि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी यानी महंगाई बढ़ेगी, लोग अधिक मांग करेंगे तो जो कंपनियां वगैरह होती हैं उनको आपूर्ति अधिक देनी पड़ेगी। आपूर्ति अधिक देंगे तो रोजगार का सर्जन करेंगे, रोजगार का सर्जन करेंगे तो बेरोजगारी कम होगी। तो इस प्रकार मुद्रास्फीति और रोजगार या बेरोजगारी में कैसा संबंध होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर रोजगार बढ़ता है और बेरोजगारी कम होता है। यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के अंदर जो व्युत्क्रमण संबंध है इसी को अपन फिलिप बोलते हैं। मुद्रास्फीति होगी तो बचत और निवेश को प्रोत्साहित होगा, इसे अर्थव्यवस्था का सूचक्कर बोलता है। कैसे बचत और निवेश कैसे प्रोत्साहित होगा, जैसे जैसे रोजगार सृजन होगा, लोगों के पास आय के साधनों में वृद्धि हो जाएगी, आय आएगी तो वो बचत कर पाएंगे। बचत जैसे उनके पास अत्यधिक रुपए होंगे जिनकी वो बचत कर पा रहे हैं, उनका वो निवेश भी तो करेंगे ना। तो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था जब अर्थव्यवस्था के सूचक्कर के बारे में पढ़ रहे थे, जब पूंजी निर्माण का बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था अर्थव्यवस्था का सूचक्कर बचत से प्रोत्साहित होता है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है तो फिर तो कि महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी कम हो रही तो फिर क्यों ना अपन महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। नहीं, यदि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक सीमा मान लो एक सीमा तक महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन फिर और भी अधिक महंगाई बढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा, अधिक महंगाई हो गई तो लोग उसको धन को उस वस्तु को खरीदना ही बंद कर देंगे, उसको खरीदना बंद कर देंगे तो आपूर्ति को कम करना पड़ेगा, है ना। आपूर्ति कम करनी पड़ेगी तो लोगों को या तो आय में कम कर देगा, मालिक क्या करेगा, कोई कंपनी की यदि आपूर्ति उसको कम करनी है तो या तो कुछ लोगों की छटनी कर देगा, कुछ लोगों की जैसे छटनी करेगा तो यानी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। तो केवल ये महंगाई बढ़ना एक सीमा तक ही अच्छा है, उसके बाद यदि महंगाई बढ़ रही है तो लोग वस्तु की मांग ही कम कर देंगे, उस वस्तु को खरीदना ही बंद कर देंगे। अच्छा, आपने पिछले टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था जो प्रतिस्थापित वस्तुएं और पूरक वस्तुएं होती हैं वो मांग के सिद्धांत से किस प्रकार प्रभावित होती हैं, तो ये आपको रिकॉल होता रहना चाहिए साथ में। अच्छा, जो एक सीमा बताया था ना मैंने कि एक सीमा तक महंगाई बढ़ने पर ही बेरोजगारी दर कम होती है, जो ये सीमा है ना, ये इसको बोलते हैं नायरू बिंदु। इस सीमा के पश्चात यदि महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर में कमी नहीं आएगी। और अपन ने जब बात करी थी संभावित जीडीपी की पिछले टॉपिक में, तब मैंने बताया था कि सरकार यदि अपनी नायरू बिंदु तक अपनी मुद्रास्फीति को बनाए रखे, तो वो क्यों बताया था, क्योंकि जब नायरू बिंदु तक अपनी मुद्रास्फीति को बना के रख रखी है इसका मतलब वो अपनी उच्चतम सीमा तक ले जाके महंगाई को ले जाकर रोजगार में सर्जन कर दी है, यानी बेरोजगारी में कमी की है। तो इसी कारण संभावित जीडीपी में नायरू बिंदु का महत्व है। अच्छा, अब जो फिलिप वक्र बन रहा है वो किस प्रकार बनेगा, देखो इधर है मुद्रास्फीति और इधर है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ रही है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। देखो अभी मैंने क्या बताया था कि यदि बेरोजगारी कम होगी, यदि मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, तो मालूम मुद्रास्फीति यहाँ पर है 10 पर, तो बेरोजगारी कम होगी, वो यहाँ पर होगी। मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। तो ये वक्र इस प्रकार बनता है। समझ आया। देखो मुद्रास्फीति में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे अपन मुद्रास्फीति में आगे ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, बेरोजगारी दर में कमी आती जा रही है ना। 10 पे बेरोजगारी दर मान लो 2 है और वहीं पर 5 पे बेरोजगारी दर 6 है। आया समझे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर का संबंध कैसा है और फिलिप वक्र कैसा बनता है। फिलिप वक्र ये कर्व रहता है फिलिप वक्र का।
अब देखते हैं मुद्रा का मात्रात्मकता का सिद्धांत क्या है। देखो, जब मुद्रा अपन दोगुनी कर देंगे, यानी लोगों के पास आय दोगुनी हो जाएगी, तो मुद्रास्फीति भी दोगुनी हो जाएगी। ये एक सीधा संबंध माना जाता है। इसी को मुद्रा की मात्रात्मकता का सिद्धांत बोलते हैं कि जब मुद्रा आपूर्ति में दोगुना वृद्धि कर दी जाए तो मुद्रास्फीति भी दोगुनी हो जाती है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार कि मुद्रास्फीति किस किस प्रकार की होती है। देखो, मुद्रास्फीति के प्रकार, ये प्रकार किस आधार पर देखते हैं कि वो कितनी प्रतिशत में है। तो यदि 1 अंक में मुद्रास्फीति है, 0 से लेकर 2% मुद्रास्फीति है, उसको बोलते हैं म्यूटेड, यानी अभी तक म्यूट है ना। म्यूट के बाद कोई भी वस्तु पहले वो म्यूट रहेगी, म्यूट के बाद वो धीरे धीरे चलना लगेगी, यानी सरकने लगेगी, है ना। जैसे बच्चा पहले तो सोता रहता है, फिर वो धीरे धीरे सरकने लगता है, सरकने के बाद वो चलना सीखता है, चलने के बाद वो दौड़ना सीखता है ना। तो यही मुद्रास्फीति के प्रकार है। जैसे जब मुद्रास्फीति म्यूट है ना, तो वो 0 से 2% के बीच में होती है। जब सरकना शुरू करती है तो 1 अंक के अंदर, 1 अंक के में कौन सा, 0 से लेके 9% तक मुद्रास्फीति होती है, उसको सरकती मुद्रास्फीति बोलते हैं। चलती किसको बोलेंगे, जब मुद्रास्फीति 2 अंकों में चली जाती है, जैसे 10, 11, 12, है ना। और ये सरकती मुद्रास्फीति कैसे कम होगी, इसमें जब सरकार हस्तक्षेप करेगी, यानी सरकार द्वारा मांग को कम या अधिक करना पड़ेगा। आगे देखेंगे मुद्रास्फीति का नियंत्रण सरकार किस प्रकार करती है ना। दौड़ती किसको बोलेंगे, जब वो अनियंत्रित क्रम में रहेगी, कभी तेज होगी कभी धीरे होगी, कभी तेज होगी कभी धीरे होगी, इसको बोलते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। ये है मुद्रास्फीति के प्रकार। अब इम्पोर्टेंट है महंगाई भत्ता जाल। देखो क्या होता है नॉर्मली कि महंगाई बढ़ रही है तो जो कंपनियां होती हैं वो भत्ता देती है ना, श्रम भत्ता देते हैं, उसमें भी वृद्धि कर देती हैं। श्रम भत्ता में जैसी वृद्धि होगी तो लोगों के पास आय अधिक होगी, है ना। आय अधिक होगी तो वो जाके मांग, बाजार में जाके मांग जनरेट करेंगे, है ना। तो मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये चक्कर समझ में आया। और महंगाई बढ़ी तो वापस भत्ता देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक दुष्चक्कर होता है ना, कि भत्ता दे रही है, भत्ता देने से लोगों के पास आय में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है तो वो जाके मांग को जनरेट करेंगे, मांग जब जनरेट होगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर सरकार को भत्ता देना पड़ेगा। तो एक दुष्चक्कर बन जाता है। इसी को मुद्रास्फीति एवं महंगाई भत्ता जाल बोलते हैं कि ये जाल फिर चलता ही रहता है। इस मुद्रास्फीति को, इस जाल को स्टिकी मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो महंगाई भत्ता जाल है ना, मुद्रास्फीति और महंगाई भत्ता जाल, इसको स्टिकी मुद्रास्फीति बोलते हैं। देखो इसको और भी नाम है, किस किस कारण होते हैं, अति मुद्रास्फीति, गैलोपिंग मुद्रास्फीति, रनअवे मुद्रास्फीति, ये सब मुद्रास्फीति है, महंगाई भत्ता जाल ही है। अभी मैंने बताया कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो श्रम बल भत्ता बढ़ाना पड़ेगा, श्रम बल भत्ता बढ़ेगा तो मांग में जनरेट होगी, मांग जनरेट होगी तो मुद्रास्फीति फिर से बढ़ेगी। तो एक दुष्चक्कर बन जाता है, यानी एक जाल बन जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में मंदी आएगी, क्यों, क्योंकि कुछ वस्तुएं महंगी हो जाएंगी ना। कैसे, जैसे चाय है, चाय की मान लो कीमत में वृद्धि होती जा रही है, पहले 10 रुपये हुई, फिर 20 रुपये हुई, फिर 30 रुपये हुई, तो लोग क्या करेगा, एक समय पश्चात आके उस चीज़ को खरीदना ही बंद कर देगा। उसकी यदि महंगाई अत्यधिक हो गई वो, तो उसको खरीदना बंद कर देगा, खरीदना बंद कर देगा तो वो किसी वस्तु को अपन खरीदना बंद कर देते हैं, यानी उसकी मांग में कमी हो जाती है कि मांग ही अब उसकी नहीं है, तो उसको बोलते हैं पर मंदी। तो कुछ वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, कुछ वस्तुएं जब महंगी हो जाएंगी यानी उनकी मांग में कमी हो गई, मांग में कमी हो गई तो उसको बोलते हैं मंदी। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव स्वरूप कुछ क्षेत्रों में मंदी आ जाती है। दूसरी, मजदूरी स्थिर हो जाती है। मजदूरी स्थिर कैसे, कि अब जो मजदूर था उसको पहले 100 रुपये मिल रहे थे, अब मान लो मुद्रास्फीति के कारण 200 रुपये मिल रहे हैं, और वहीं मुद्रास्फीति भी 2 गुनी हो गई है। पहले मुद्रास्फीति मतलब कोई वस्तु कीमत 100 थी, अब 200 हो गई है, तो मुद्रास्फीति 2 गुनी हो गई, आय में भी 2 गुना हो गया। तो आय तो उसकी पहले 100 रुपये थी, अब 200 रुपये हो गई, है ना। लेकिन क्या उसके पास बच रहा है, नहीं बच रहा है ना, क्योंकि उसकी मुद्रास्फीति पहले 100 रुपये में वो जो वस्तु खरीद सकता था वो 200 में वही वस्तु खरीद रहा है, तो उसकी आय में वृद्धि करने का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा ना। उसके ऐसा तो है नहीं कि अब आय में जब पहले 100 की तुलना में अब 200 रुपये मिल रहे हैं तो उसको कोई बचत हो रही है, नहीं हो रही ना। तो इसी को
मुद्रास्फीति का परिणाम है कि मजदूरी स्थिर हो जाती है, क्योंकि क्रय शक्ति क्षमता में भी गिरावट हो जाती है। नियंत्रण कैसे करेंगे? देखो, मांग, कुल मिला के यही था ना कि महंगाई क्यों हो रही है। महंगाई होने का कारण ये तो था ना कि लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, इस कारण वो मांग जनरेट कर पा रहे हैं। तो अपन लोगों की आय में ही कमी करने शुरू कर देंगे ताकि वो मांग को कम कर सके। मांग को जैसे कम हो गई तो महंगाई भी कम हो जाएगी। तो ब्याज दर बढ़ा देगा। कोई मान लो कोई बैंक के द्वारा ऋण लेके फिर खरीद रहा है, तो यदि ब्याज दर बढ़ा देंगे तो वो जो पहले 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा था, अब मान लो उसको 20 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो बैंक से जाके ऋण नहीं लेगा। वो यदि ऋण नहीं लेगा तो तरलता कम हो जाएगी, यानी मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। मार्केट में तरलता कम हुई तो मांग में कमी आ जाएगी। मांग में कमी आएगी तो उसका परिणाम स्वरूप महंगाई भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं, वस्तु महंगी हो जाएगी। देखो, कोई भी वस्तु अपनी महंगी हो रही है, वस्तु महंगी हो गई तो उसका निर्यात गिर जाएगा ना, क्योंकि लोग तो केवल वही वस्तु खरीदेंगे जो सस्ती है। अब अपनी वस्तु 1000 रुपये की मिल रही है और अपनी जैसी क्वालिटी 900 रुपये की मिल रही है किसी दूसरे देश से, तो वो व्यक्ति दूसरे देश से खरीदेगा ना, भारत की क्यों खरीदेगा। तो वस्तु महंगी हो जाएगी तो निर्यात में कमी हो जाएगी। और ये सिंपल है कि निर्यात कम हो रहा है, आयात में वृद्धि हो जाएगी। जैसे अपने पास 100 रुपये की वस्तु थी, दूसरे देश की 900 की मिल रही है, तो अपन भी 900 रुपये वाली वस्तु ही खरीदेंगे, तो अपना आयात में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आयात, और आपको पता होगा यदि आयात बढ़ रहा है तो अपन आयात किस में करते हैं? डॉलर में, यानी अपन डॉलर की मांग जनरेट करें। डॉलर की मांग जनरेट करें तो अपनी रुपए की मांग कमज़ोर हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं अपन मूल्यह्रास। डॉलर की मांग बढ़ रही है और अपने रुपए की मांग कम हो रही है। अभी रुपये 91 है डॉलर के बदले, तो इसको क्या बोलते हैं? रुपए का मूल्यह्रास होना। और जब रुपए का मूल्यह्रास हो जाएगा, एक अनिश्चितता हो जाती है ना कि अब मूल्य 91 रुपये है, फिर 80 हो जाता है, कभी कभी 85 हो गया, तो एक अनिश्चित है ना। जब कोई रुपए या किसी देश की करेंसी अस्थिर है तो क्या अपन उस करेंसी में निवेश करना पसंद करेंगे? उस करेंसी को अपने पास इकट्ठा पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कल मान लो इसकी कीमत 90 हो गई और आज हो गई 80, तो नुकसान हो गया ना अपने को, तो एक दिन में 10 रुपये का। तो अपन इस मुद्रा पे भरोसा करना कम कर देंगे, क्योंकि और दूसरा क्या परिणाम होगा? महंगाई बढ़ रही है, पहले 100 रुपये थे, अब मैं इसमें निवेश करके अपने हर साल अपनी बचा के मैंने 100 रुपये का बचा रहा हूँ, तो मेरे पास इकट्ठे हो गए 1000 रुपये हो गए। अब मान लो 10 साल मैंने बचत करके 1000 रुपये एकत्रित किए और अब धीरे धीरे मुद्रास्फीति बढ़ के भी 1000 रुपये हो गई है। महंगाई मतलब धीरे धीरे महंगाई बढ़ के किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपये हो गई। क्या मेरे पास जो मैंने बचत किए थे वो कोई फर्क पड़ेगा उसका? नहीं फर्क पड़ेगा। अभी पाकिस्तान में यही तो स्थिति बनी हुई है कि वहाँ के लोग जो बचत किए थे, अब वहाँ पर पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ गई है, तो वो बचत उस महंगाई में जाके खर्च हो गई है। पहले जो आटा उन्होंने 10 रुपये का खरीदते थे, अब वो आटा 50 रुपये का खरीद रहे हैं। महंगाई 5 गुना हो गई है। 5 गुना हो गई तो उनकी बचत 5 गुना तेज़ी से डाउन जा रही है। उन्होंने जो 10 साल में बचत किया था वो अब एक महीने में जाके खर्च हो गई पूरी। तो ये भी एक दुष्चक्र बन जाता है। इस कारण महंगाई हानिकारक भी होती है। अच्छा, अपना जो आयात बढ़ जाएगा, अपना जो आयात में वृद्धि हो रही है, जब आयात में वृद्धि हो जाएगी तो सरकार को डॉलर चाहिए होगा आयात करने के लिए। डॉलर चाहिए होगा तो डॉलर की मांग में तो पहले ही वृद्धि कर चुके हैं, तो अपने को जो ऋण वगैरह मिलेगा वो महंगा मिलेगा। इससे अपने को क्या होगा? राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो जाएगी। अब आगे राजकोषीय घाटा आगे समझेंगे अपन। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो मुद्रास्फीति डाउन और अप होती है वो क्या बोलते हैं उसको? जो डिसइन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? मुद्रास्फीति में जब लगातार गिरावट होती है उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी पहले मुद्रास्फीति 10 थी, अब 9 हो रही है, अब 8 हो रही है, फिर 7 हो रही है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और डिप्रेशन क्या बोलते हैं? जब मुद्रास्फीति दर ही नकारात्मक हो जाएगी। इसमें तो लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन इसमें तो नकारात्मक हो गई। जैसे ही नकारात्मक हो गई, यानी नकारात्मक होने का कारण क्या है कि मांग लोग कम जनरेट कर रहे हैं, है ना। महंगाई बहुत कम हो गई है, 100 होनी चाहिए थी, अब 100 भी नहीं रही, वो तो 80 पर ही पहुंच गई। यानी लोग मांग कम जनरेट करें, मांग कम जनरेट करें तो उसको क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं ना, मैंने पीछे बताया है। तो वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने पर मंदी की स्थिति बन जाती है। और जैसे ही देखो कीमत में गिरावट हो गई, कीमत में अब मैं कोई कंपनी हूँ और मुझे अपनी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट करनी पड़ रही है, तो मेरे पास लाभ भी कम आएगा ना, क्योंकि पहले तो मैं वस्तु कीमत अधिक बढ़ा रखा था तो मेरे पास लाभ अधिक आता था।
मेरे पास लाभ कम होगा तो मैं तो या तो मेरे कर्मचारियों का वेतन भी कमी करूँगा या उनको कुछ को निकाल दूंगा जिनकी आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगी, लोगों के पास मुद्रा कम हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने किसी को बेरोजगार कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया, उसके पास तो सीधी आय जीरो हो जाएगी ना। तो उसके पास आय जीरो हो गई, यानी उसके पास मुद्रा कम हो गई। मुद्रा जैसे कम हो गई तो क्या वो मांग जनरेट कर पाएगा बाजार में? नहीं जनरेट कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो आय जीरो है। आय जीरो है तो कहाँ मांग जनरेट करेगा। जब मांग जनरेट नहीं होगी तो वस्तु की और कीमत गिरानी पड़ेगी और ये एक दुष्चक्र बन जाएगा, क्योंकि कीमत कम होने की वजह से तो लाभ कम हुआ था। तो ये एक फिर से एक दुष्चक्र बन गया। तो ये है डिफ्लेशन संकुलन जाल। और दूसरा क्या था, मुद्रास्फीति एवं महंगाई भत्ता जाल। दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इन दोनों को सही करने का क्या तरीका है। डिसइन्फ्लेशन और डिप्रेशन को इनमें सुधार कैसे करती है सरकार। देखो, अपने पास आ रही है डिसइन्फ्लेशन की स्थिति आ रही है और ये आ रही है डिप्रेशन। तो अपन इनको रिफ्लेक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ से अपने इसको वापस लौटा देंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेशन, यानी डिसइन्फ्लेशन और डिप्रेशन को रिफ्लेक्ट कर देना, यानी रिफ्लेशन। इसमें क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन और डिप्लेशन को ठीक करती है किस सरकार, अपने प्रयासों के द्वारा। सरकार कौन से प्रयास करते हैं वो आगे देखेंगे। और सरकार इसमें क्या करेगी, अतिरिक्त मांग जनरेट कर जाएगी। देखो, मांग कम क्यों हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा कम हो रही थी, है ना। और मांग कम होने के कारण कीमत गिर रही थी। कीमत गिरने के कारण ये जो लाभ कम हो रहा था, ये दुष्चक्र बन रहा था ना। इस दुष्चक्र को कैसे खत्म कर सकते हैं कि जो मांग कम हो रही थी लोगों के द्वारा, उसको सरकार अपनी तरफ से बढ़ाने लग जाएगी। तो जैसे सरकार ने मांग को जनरेट किया तो लोगों के पास लाभ में वृद्धि होना शुरू हुई और ये दुष्चक्र टूट जाएगा। स्टेग इन्फ्लेशन क्या होती है कि जब मुद्रास्फीति दर भी बढ़े और बेरोजगारी दर भी, दोनों में वृद्धि होती रहे। नॉर्मली क्या होता था कि बेरोजगारी दर बढ़ने पर मुद्रास्फीति दर बढ़ने पर बेरोजगारी दर में कमी आती थी, लेकिन यहाँ पे मुद्रास्फीति दर भी बढ़ रही है और बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। इसको बोलते हैं स्टेग इन्फ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होती है कि अब देखो, आपने देखा होगा कि दिसंबर के टाइम में आते आते जो प्याज वगैरह होता है उनकी बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है, 100 रुपये पार चले जाते हैं। और वहीं अपन जब जून जुलाई में प्याज खरीदते थे वो 5-10 रुपये का मिल जाता है। तो कोई एक विशेष समय में मांग में जब वृद्धि होती है ना, क्योंकि आपूर्ति कम हो जाती है दिसंबर में आते आते, तो इस कारण उसकी मांग में वृद्धि हो गई और इसको कालाबाजारी करने लग जाते हैं कि सबको पता चल गया कि दिसंबर में जाके मांग इसकी जनरेट होगी, तो क्यों ना मैं अब जून में बेचने की जगह इसको एकत्रित कर लूँ और दिसंबर में बेच दूँ। ये कालाबाजारी होती है। कुछ जो व्यापारी होते हैं जानबूझकर एकत्रित करके मार्केट में कम आपूर्ति करते हैं ताकि उसकी मांग में और महंगाई में वृद्धि की जा सके, ताकि लाभ अधिक हो। तो इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। जैसे गुलाब का फूल, अरे एग्जाम्पल देखते हैं ना, फरवरी आने वाली है, 14 फरवरी को गुलाब की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उस टाइम उसकी मांग अधिक जनरेट हो गई ना। तो जब किसी विशेष समय में विशेष वस्तु की मांग वृद्धि होती है तो इस कारण महंगाई उस टाइम बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। अब ये कालाबाजारी न हो सके और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी कीमतों में वृद्धि ना हो, इसके कारण सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण फंड का निर्माण किया है। इसमें सरकार ने क्या किया कि 500 करोड़ रुपए इस फंड में डाले हैं। कब शुरू हुआ था ये? 2015 में। इसमें जो राज्य सरकार क्या करेगी, जब महंगाई बढ़ रही है खाद्य पदार्थों की, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से इस फंड से रुपए लेगी और रुपए यहाँ पर बिना ब्याज के रुपए मिलेंगे और उन रुपए से वो खुद बाजार से सामान खरीद के लोगों को सस्ते दामों में बेचेगी ताकि खाद्य पदार्थों में की कीमतों में वृद्धि अधिक ना हो पाए। ये है मूल्य स्थिरीकरण फंड। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, जो अपने यूपीएससी पीटी में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं कि मंत्रालय का नाम पूछ लेता है और इसमें कन्फ्यूजन कर देता है ना। तो ध्यान रखना, मूल्य स्थिरीकरण फंड किस मंत्रालय से है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय, क्योंकि ये वितरण से संबंधित ही है ना। क्यों कर रहे हैं अपन? ताकि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी कम हो सके और अपन सरकार खुद वितरण कर सके। तो किस में आएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के अंदर आता है। यह है स्क्यूफ्लेशन। अब बात करते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होती है? जब कीमत में ही वृद्धि ना करके क्या होता है, देखो जब महंगाई होती है ना, पहले महंगाई थी, जैसे पार्ले जी का एग्जांपल देखो, यहाँ पर बिस्किट का एग्जांपल बेस्ट रहेगा। पहले कितने, जो 5 रुपये का बिस्कुट आता था ना, उसमें 16 बिस्किट आते थे।
अब 5 रुपये के बिस्कुट में 8 बिस्किट आते हैं, कीमत उसने सेम ही रखी, 5 रुपये रखी, लेकिन उसने जो उसके अंदर सामान था उसमें कमी कर दी, उसकी मात्रा में कमी कर दी। महंगाई बढ़ने के कारण उसने कीमत में वृद्धि नहीं की। पहले मान लो 5 रुपये में वो 16 बिस्कुट बना पा रहा था, अब वो 5 रुपये में 8 बिस्कुट ही बना पा रहा है, तो उसने 5 रुपये को बढ़ाया नहीं। ऐसा नहीं कि 16 बिस्कुट देने के चक्कर में उसने 10 रुपये कर देता, नहीं, उसने 5 रुपये ही रखा, लेकिन उसकी मात्रा में कमी कर दी। इसको बोलते हैं श्रिंकिफ्लेशन, यानी श्रिंक कर देना, चीज़ को श्रिंक कर देना, कमी कर देना उसमें ना। तो पार्ले जी वाला बिस्किट जो अपन कम आजकल 5 रुपये में बहुत कम खाते हैं ना, और बोलते हैं कि यार पहले मेरे टाइम में शुरू में 10 साल पहले 5 रुपये में 16 बिस्कुट आते थे और अब केवल 8 आ रहे हैं। तो ये श्रिंकिफ्लेशन का परिणाम। मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, लेस पायरस महोदय ने क्या किया कि सभी देशों में मुद्रास्फीति का मापन एक समान प्रकार से हो सके, उसने क्या आइडिया दिया कि अपन कुछ जो कीमतें हैं, कीमती वस्तुएं हैं और कीमती जो सेवाएं हैं, उनका एक टोकरी बना लेते हैं कि इस टोकरी में मान लो 600 वस्तुएं हैं। अब इन 600 वस्तुओं का अपन इनके आधार पर सभी देशों में तुलना कर लेंगे कि इनकी महंगाई बढ़ रही है या इनकी महंगाई कम हो रही है। तो इसमें क्या होता है, औसत भारित कीमतों के आधार पर वस्तुओं का गुच्छा बनाया जाता है कि कौन सी वस्तुओं का जो उपयोगी है और बारंबार रूप से प्रयोग की जाती है। अब इसके द्वारा लेस पायरस द्वारा ये तो वस्तुओं का टोकरी बनाएगी, तो भारत सरकार ने 2 मुद्रास्फीति निकालती है, एक तो WPI और दूसरा CPI, 2 सूचकांक निकालती है। WPI थोक वस्तुओं में होती है, यानी कंज्यूमर की तरफ से नहीं होता, उपभोक्ता की तरफ से नहीं होता, थोक के भाव में जो वस्तुएं बन रही है ना, उनका निकालती है WPI। कौन निकालता है, ध्यान रखना, अब ये फैक्ट है, इसमें समझने की चीज़ नहीं है, तो फैक्ट को याद रखना, UPSC PT में डायरेक्ट पूछ सकता है ना। WPI को निकालता है DPIIT, क्या नाम है इसका, आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग। ये किसके अंदर आता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंदर, ध्यान रखना। DPIIT आधार वर्ष अभी वर्तमान में कौन सा है, 2011-12 है। अब जो वस्तुएं को 100 वस्तुएं थी, मान लो 100 वस्तुओं को बांट दिया, प्राथमिक वस्तुएं कौन सी है, विद्युत वाली वस्तुएं कितनी है इसमें, और विनिर्माण से संबंधित वस्तुएं कितनी है। तो प्राथमिक वस्तुएं कितनी है, 23%, फ्यूल और लाइट वाली वस्तुएं 13%, और विनिर्माण से संबंधित जितनी भी 100 वस्तुओं में से 64 वस्तुएं विनिर्माण से संबंधित वस्तुएं हैं। तो सबसे अधिक वेटेज किसका है, अब याद रखने का कौन सा पॉइंट है कि सबसे अधिक वेटेज 64% विनिर्माण क्षेत्र का है, किसमें, WPI में। विनिर्माण क्षेत्र क्यों है, क्योंकि नॉर्मली यार देखो कि थोक के आधार पे निकाले ना मुद्रास्फीति, तो थोक तो विनिर्माण क्षेत्र में ही तो वहीं तो जनरेट होता है ना, वहीं तो बनता है ना। अच्छा, इसको कौन सी है, इसको बोलते हैं अपन हेडलाइन मुद्रास्फीति। इसको बोलते हैं जब अपन 100 की 100 वस्तुओं के बारे में जब गणना करते हैं, उसका सूचकांक निकालते हैं, उसको बोलते हैं हेडलाइन WPI। और जब कोर की बात करते हैं, कोर यानी मेन क्षेत्र है ना, कोर वाला, उसमें क्या करते हैं, जो टोटल जो 100 वस्तुएं थी ना, यानी जो हेडलाइन WPI थी, उसमें जो खाद्य पदार्थ और ईंधन के लिए जो खर्चा किया गया है, यानी जो इन खाद्य पदार्थ 100 में से खाद्य पदार्थ और ईंधन के लिए जो वेटेज था, उसको जब घटा देते हैं, तो अभी भारत में 24% खाद्य पदार्थ और ईंधन का वेटेज है WPI में। तो 100 में से जब 24 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 76। तो कोर WPI कितनी हो गई, 76। तो ध्यान रखना, कोर WPI क्या होती है, जब अपन हेडलाइन WPI से खाद्य पदार्थों और ईंधनों को निकाल देते हैं। मेन पॉइंट ध्यान रखना, WPI में सेवाओं को नहीं शामिल किया जाता, अप्रत्यक्ष करों को भी शामिल नहीं किया जाता। सेवाओं को शामिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपन तो वस्तु देखते हैं ना, थोक के भाव से वस्तु बिकती है, अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, अब बताओ, कॉमन सेंस है कि अप्रत्यक्ष करों को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली यार अप्रत्यक्ष कर तो कौन देगा ना, आके जब मैं खरीदूंगा तब मैं GST के रूप में ही तो दूंगा ना, लेकिन यहाँ तो खरीदने की बात हो ही नहीं रही है, तो थोक के भाव से बात कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। और एक और इसकी जो मेन कमी है वो है असंगठित क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, किसमें, WPI में। अब बात करते हैं CPI की। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें इसको 4 भागों में निकाल दिया है, मतलब 4 इंडेक्स निकालती है। CPI समग्र, यानी उसमें टोटल होता है। CPI शहर के अनुसार। उपभोक्ता की बात करें ना, तो महंगाई, गांव में महंगाई अलग होती है, आपको पता है, और शहर में महंगाई अलग अलग होती है। तो अपन अलग अलग निकालेंगे ना कि गांव में महंगाई किस प्रकार चल रही है या शहर में महंगाई किस प्रकार चलती है। तो CPI
शहरी और सीपीआई ग्रामीण दोनों निकलती है। ये कौन निकालता है पूरा, ये मोसपाई निकालते हैं। आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12। अब इसके अंदर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करेगा, खान पीन पर, और कुछ फिर तंबाकू पे भी तो खर्च करेगा ना आवास पे खर्च करेगा, विद्युत तेल पे खर्च करेगा, अपने कपड़े जूते पर खर्च करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन पर खर्च करेगा, है ना। तो इनमें इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, क्योंकि उपभोक्ता सिर्फ इन्हीं पे तो खर्च करता है अधिकतर। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, खाद्य पदार्थों का। सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ ही आवश्यक होते हैं, और उन्हीं के आधार पर अपन महंगाई देखेंगे, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, गाँव में कितनी हुई है, शहर में कितनी हुई है। तो ध्यान रखना, फैक्ट कौन सा है, मोसपाई द्वारा निकाला जाता है, और खाद्य पदार्थों का 50% वेटेज है। आधार वर्ष 2011-12 है फिलहाल। अब देखते हैं चौथी कौन सी है, औद्योगिक मजदूरी। अब औद्योगिक क्षेत्र में तो देखते हैं जो मजदूर वगैरह हैं उनके लिए जो महंगाई वगैरह बढ़ रही है वो। अच्छा, अब औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग मजदूर, मजदूर कौन किस में आते हैं, श्रम में आते हैं। तो इसको कौन निकालता है, ध्यान रखना, श्रम ब्यूरो, सीपीआई औद्योगिक मजदूरी श्रम ब्यूरो निकालता है। अब इससे क्या करेंगे अपन, अपने को पता चल गया कि उद्योग के क्षेत्र में महंगाई इस प्रकार बढ़ रही है, तो अपन फिर महंगाई भत्ता जाल देते हैं। श्रमिकों को तो चाहिए ना महंगाई भत्ता जाल, तो सीपीआई औद्योगिक मजदूरी के आधार पर महंगाई भत्ता जाल दिया जाता है और उसकी गणना की जाती है। आधार वर्ष कौन सा है, 2015-16। कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि सीपीआई समग्र सीपीआई ग्रामीण में आधार वर्ष है 2011-12, और कौन निकालता है, मोसपाई। लेकिन जो सीपीआई औद्योगिक मजदूरी है वो कौन निकालेगा, वो निकालता है श्रम ब्यूरो, और आधार वर्ष 2015-16 है। सीपीआई औद्योगिक मजदूरी के आधार पर ही महंगाई भत्ता की गणना की जाती है। अब देखते हैं तीसरा, जीडीपी अविस्फीति। ये वस्तुओं की टोकरी के आधार पर तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई निकालते हैं, लेकिन अपन ने जब जीडीपी बात करी थी, जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी रियल, तब मैंने समझाया था कि यदि मान 1 से अधिक हो जाएगा तो यानी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। आपको समझ में आ गया था लास्ट टॉपिक। यदि अभी आपको समझ में नहीं आया तो नॉर्मल देखोगे, जीडीपी नॉमिनल कौन सी होती है, जो चालू वर्ष होता है उसके आधार पर जब कीमतों को रखते हैं, और जीडीपी रियल यानी आधार वर्ष यानी 2010-11 जो भी आधार वर्ष अपन ने तय कर लिया गया है उसके आधार पर कीमत रखते हैं। तो जब इनका अंतर निकालेंगे, यानी मान लो कि सामान तो सेम है, कीमत आ रही है 1000 रुपये, और पहले पूरी जीडीपी की कीमत थी रियल के आधार पर 500 आ रही है, तो ये हो गया दोगुनी, है ना। तो यानी ये क्या हो गया कि अपनी कीमत में अभी दोगुनी वृद्धि हो चुकी है, इस कारण ये 2 का अंतर आया है। तो जैसे जैसे 1 से अधिक जाता जाएगा वो मुद्रास्फीति बढ़ती जाती है। इसको मैं डिटेल से अपने पिछले वाले टॉपिक में समझा दिया था जब अपन जीडीपी की बात कर रहे थे। अच्छा, अब इसको यहाँ बताने का रीज़न क्या है कि इसमें आयातित वस्तुओं को शामिल नहीं करते, जीडीपी अविस्फीति में आयातित वस्तुओं को शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ना जीडीपी होती क्या है कि एक घरेलू सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है ना। तो इसमें आयात शामिल होता है, नहीं होता। और अभी अपन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की बात करें तो उसमें तो एक वस्तुओं का गुच्छा, वस्तुओं की टोकरी ले रखे थे, लेकिन जो अपनी जीडीपी अविस्फीति है उसमें तो सारी वस्तुओं को शामिल करते हैं। क्यों, क्योंकि जीडीपी तो वही है ना कि पूरा देश में कुल वस्तुओं का उत्पादन और सेवा। तो दोनों में सीपीआई में और जीडीपी अविस्फीति में ये अंतर है कि इसमें आयातित वस्तु नहीं होती, सीपीआई में कुछ हद तक आयातित वस्तुएं होती हैं, और जो डब्ल्यूपीआई अविस्फीति होती है, जीडीपी अविस्फीति, उसमें सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन सीपीआई में कुछ वस्तुओं का गुच्छा शामिल किया जाता है। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे करेंगे, अभी देख लो कौन कौन से हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का तरीका कौन कौन सा है। अपन जब बैंकिंग वाला सेक्टर बात करेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब मैंने बताऊंगा CRR, SLR, रेपो रेट वगैरह क्या होती है, वहीं पर अपन डीपली समझ पाएंगे इसको। तो नॉर्मली आपको पता है कि मुद्रास्फीति हो क्यों रही है, महंगाई बढ़ने के कारण। महंगाई क्यों होती है, लोगों के पास आय अधिक आ गई है ना, तभी तो वो मांग जनरेट कर पाएंगे। तो अपन अब महंगा इसको नियंत्रण करने का क्या तरीका होगा कि अपन आय में ही कमी कर दें। आय में जब कमी हो जाएगी तो वो मांग भी कम जनरेट कर पाएगा, और यदि वो मांग जनरेट कम करेगा तो मुद्रास्फीति अपने आप नियंत्रण हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो मौद्रिक उपाय कौन से, मौद्रिक नीति समिति अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो CRR जब बढ़ाएगी, SLR बढ़ाएगी, रेपो रेट बढ़ाएगी, इससे क्या होती है, तरलता में कमी आ जाती है। तरलता में कमी आती है तो यानी
लोगों के पास पूंजी की कम मात्रा होती है। पूंजी की कम मात्रा होगी तो मांग कम होगी। तो ये मौद्रिक उपाय है। दूसरा, सरकार राजकोषीय उपाय कौन सा करती है? यदि प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देगी, जैसे मेरी अब आय थी 100 रुपये, अब करों में वृद्धि हो गई। पहले मुझे 10 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा था, अब मुझे मान लो 20 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। तो पहले मेरे पास कितने रुपये बच रहे थे? 90, और अब करों में वृद्धि होने के बाद मेरे पास 80 रुपये बच रहे हैं। तो मेरी आय में कमी होगी ना, आय में कमी हुई तो मैं मांग कम जनरेट करूँगा, और मांग जब कम जनरेट करूँगा तो महंगाई कम होगी। प्रत्यक्ष करों में तो ये बढ़ा दिया, अप्रत्यक्ष करों में कमी कर दिया कि महंगाई क्यों बढ़ रही थी? पहले वस्तु 100 रुपये की थी, इस पर 10 रुपये का कर 10 रुपये का इसमें टैक्स लग रहा था। अब लेकिन टैक्स में वृद्धि कर दिया 20 रुपये, तो वस्तु 110 की हो गई। कुछ गलत बता दिया गया? देखो, प्रत्यक्ष करों के कारण अपने को पहले 10 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 20 रुपये देने पड़ रहे, तो अपनी आय में कमी हो गई। और अप्रत्यक्ष करों में घटाएंगे, जैसे पहले वस्तु 100 रुपये की थी, इस पर 10 रुपये का टैक्स दे रहा था, तो वस्तु 110 की थी इस कारण। लेकिन अब 5 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है, तो अब वस्तु 105 रुपये की हो जाएगी, है ना। तो वस्तु जो महंगाई है वो इस प्रकार भी कम हो गई, है ना। तीसरा, सार्वजनिक व्यय में कमी। मैंने अभी पिछले बताया था जब अपन बात कर रहे थे मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण, तो जब सार्वजनिक व्यय में सरकार अधिक करती है, सार्वजनिक व्यय अधिक करने के पास लोगों का आय अधिक होती है। जब सरकार अपना सार्वजनिक व्यय होता है लोक कल्याणकारी नीतियों में या फिर पेंशन वगैरह में, इसको जब कम कर देगी तो लोगों के पास आय कम हो जाएगी। जब आय कम होगी तो वो मांग कम जनरेट करेंगे। तो ये है मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के उपाय। अब देखते हैं एक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है। जल्दी जल्दी देख लो कि इसको कौन जारी करता है और इसका आधार वर्ष क्या है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मोसपाई द्वारा जारी किया जाता है, और उद्योग आधार वर्ष इसका 2011-12 है। इसमें जो वेटेज है विनिर्माण वस्तुओं का 78% है, खनन का 14% और विद्युत का 8%। विनिर्माण का अत्यधिक क्यों है? क्योंकि बात ही औद्योगिक की बात कर रहे थे, और जब अपन WPI देख रहे थे उसमें विनिर्माण कितना वेटेज था? उसमें वेटेज था विनिर्माण का 64%, और यहाँ पर कितना है? 78%। अब टोटल जितने भी अपने पास उद्योग है ना, उनमें से 40% वेटेज तो इन 8 उद्योगों का ही है। इस कारण अपन इनको 8 कोर उद्योग बोलते हैं, क्योंकि इनका वेटेज 40% है। ये आंकड़े कौन निकालता है? जो 8 कोर उद्योगों के संबंध में जो सूचकांक होता है वो DPIIT निकालती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन निकालता है? मोसपाई निकालता है। दोनों में अंतर ध्यान रखना, कौन अलग अलग निकालते हैं। अब 8 कोर उद्योग है, उसमें सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है और कौन कौन से हैं वो देख लो। पहले एक चीज़ देखो, अपन कोई भी, मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, स्टील की कोई कंपनी खोल रहा हूँ गाड़ी वगैरह बनाने के लिए, तो पहले मैं कच्चे माल से ना, रास्ते से पहले स्टील लेके आऊँगा ना, कहीं से लोहा वगैरह लेके आऊँगा, तो उसके लिए गाड़ी में लेके आऊँगा लोहा, तो मुझे क्या चाहिएगा? पेट्रोल चाहिएगा, तो पेट्रोल। उसके बाद मैं मेरी फैक्ट्री में प्रवेश करूँगा, तो अपनी फैक्ट्री में अंधेरा हो रहा है, लाइट वगैरह तो जलाऊँगा ना, यानी मुझे विद्युत चाहिएगी। फिर मैं अपनी गाड़ी में क्या लेके आया था? स्टील लेके आया था, स्टील चाहिएगी। अब मैं स्टील को गलाने के लिए क्या करूँगा? कोयले का उपयोग करूँगा ना, और कुछ तेल वगैरह उपयोग करूँगा, कच्चा तेल वगैरह, तो मुझे कोयला और कच्चा तेल चाहिएगा। कोयला और कच्चा तेल को उपयोग करने के बाद मैं अपनी स्टील को गलाना शुरू कर दिया। जब स्टील गलेगी तो क्या होगा? उससे कुछ स्टील को गलेगी तो वो तो गल जाएगी, और दूसरा कोयला रहेगा, कोयले का क्या होगा? कोयला राख के रूप में बदल जाएगा ना, और राख यानी सीमेंट, राख में बदलेगा। दूसरी धुआं भी होगी, कोयला जलेगा तो धुआं भी तो होगी ना, यानी प्राकृतिक गैस। और कोयला के कुछ कण भी तो बचेंगे ना, छोटे छोटे कोयले कण बन जाएंगे, वो हो गया फर्टिलाइजर। ये समझने का, याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब मैं फैक्ट्री के अंदर आ रहा हूँ तो गाड़ी के द्वारा अपना स्टील लेके आ रहा हूँ, कच्चा माल लेके आ रहा हूँ, तो यानी पेट्रोल चाहिएगा मुझे, तो पेट्रोल रिफाइनरी। अंदर आ गया, लाइट जलाया, विद्युत चाहिएगा, तो विद्युत हो गया दूसरा। फिर किसको गलाना है? मुझे स्टील को गलाना है, तीसरा होगा स्टील। किसके द्वारा गलाऊंगा? कोयले के द्वारा गलाऊंगा। स्टील गल के तेल मतलब द्रव हो जाएगा, यानी कच्चे तेल की तरह हो जाएगा। कच्चा तेल भी चाहिएगा स्टील को गलाने में। और जो कोयला जलने के बाद उसकी राख हो जाएगी, यानी सीमेंट हो गया। और कोयला जलेगा तो धुआं होगी, यानी प्राकृतिक गैस हो गई। और जो फर्टिलाइजर, यानी कोयला जलेगा तो छोटे छोटे कुछ कण भी तो बन जाएंगे ना, अवशिष्ट, हो गया फर्टिलाइजर। तो ये है अपने 8 कोर उद्योग जिनका वेटेज है कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40% इनका 8 का ही वेटेज है। अब देखो जो फर्टिलाइज़र है इसके बारे में देख लो, ये करंट में चलता रहता है। जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें जो सब्सिडी होती है वो 100% पूरी तरह से सब्सिडी केंद्र सरकार की सब्सिडी, यानी जो आपको जो यूरिया कट्टा होता है ना,
उस पर देखना वो 1600 रुपये का बनता है और अपने को मिलता है 270 रुपये के आसपास कुछ मिलता है। तो इतने रुपए की जो सब्सिडी है ना बीज की, वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। 1600 उसको बनने में खर्चा 1600 आता है, लेकिन अपने को 270 का मिल रहा है। तो ये बाकी के रुपए गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सब्सिडी पूरी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। अब इसमें कमी की जाए, फर्टिलाइज़र वगैरह में कम की जाए और गोबर वगैरह का उपयोग यानी देसी खाद का उपयोग ज़्यादा किया जाए, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोबर्धन योजना चालू की गई है। अब कुछ फैक्ट देख लो इसके बारे में, प्राकृतिक फर्टिलाइज़र के बारे में। इसका सबसे ज़्यादा उपभोग कौन करता है? पहला चाइना और दूसरा इंडिया, यानी उपभोग करने के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर है। आयात के मामले में ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद भारत दूसरे नंबर पर आयात करता है। दूसरे देशों से अपन आयात करते हैं। उपभोग के मामले में भी अपन दूसरे नंबर पे है, आयात के मामले में भी दूसरे नंबर पे है। लेकिन उत्पादन, अपन उत्पादन भी अच्छे खासा करते हैं। आयात भी सबसे दूसरे नंबर पे ज़्यादा कर रहे हैं, उपभोग भी दूसरे नंबर पे ज़्यादा कर रहे हैं और उत्पादन तीसरे नंबर पे कर रहे हैं। मतलब अपने पास उत्पादन भी होता है, ऐसा नहीं है कि अपन उत्पादन नहीं करते, केवल आयात ही करते हैं। आयात अपना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अपन फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र के बारे में 3-4 फैक्ट हो गए। अब बात करते हैं जो कंपनी वगैरह होती हैं इनके बारे में, जो कि इनकी मांग की स्थिति कैसी है। कोई भी कंपनी है, मेरी गाड़ी की कंपनी थी, स्टील की कंपनी थी, उसकी मांग की स्थिति कैसी है, उसमें कितना कच्चा माल पड़ा है, तैयार माल उसमें कितना है, मेरी क्षमता कितनी है कि मैं कितनी गाड़ी एक साल में बना सकता हूँ इसका, और बनाता कितना हूँ। ये सब का जो आंकड़ा होता है ये मैं सरकार को देता हूँ। ओबेकस उसको बोलता है, आरबीआई द्वारा किया जाने वाला सर्वे, उसको बोलते हैं ओबेकस सर्वे, जिसमें मांग की स्थिति, कच्चा माल, तैयार माल, क्षमता, उपभोग आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये हो गया अपना मुद्रास्फीति कंप्लीट। समझ में आ गया होगा आई थिंक, फिलिप वॉकर भी समझ में आ गया होगा। मुद्रास्फीति बेरोजगारी का क्या संबंध होता है वो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बैंकों से रिलेटेड। उसके बाद 5-6 टॉपिक और बचेंगे मोटे मोटे और अपनी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।